वेलकम टू यूट्यूब चैनल आईएएस पीसीएस विद्यालय। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे से अपने स्टडीज पर फोकस कर रहे होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी का 22nd चैप्टर संसद पार्लियामेंट ही जो पढ़ रहे हैं 2-3 दिन से। थोड़ा थोड़ा ही सेशन हो पा रहा है तो कंटिन्यू वही चैप्टर पढ़ने के आज हम पार्लियामेंट ही, ठीक है। पार्लियामेंट में आज हम स्टार्टिंग कहां से करेंगे, संसद का जो चैप्टर है हमारे इंडियन पॉलिटी में वो कहां से स्टार्ट करेंगे हम। स्थगन और सत्रावसान के बीच में जो डिफरेंस है ना, कि स्थगन क्या है और सत्रावसान क्या है, उसके बीच में जो अंतर है उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यानी कि स्थगन, ठीक है, और इधर लिख देते हैं, मान लो कि सत्ता, चलिए पहले इसी की क्वालिटीज लिख देते हैं या डिफरेंट डिफरेंट कर देते हैं। यहाँ पे सत्रावसान लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। देखिए स्थगन क्या होता है, आप सभी को पता है कि संसद में एवरीडे 2 बैठक होगी, है ना। जब होगी बैठक तो क्या होगी, एक दिन में 2 बैठक होती है। एक क्या होती है सुबह 11 से लेके दोपहर 1 बजे तक, फिर 1 से 2 के बीच में स्थगित होगी, ब्रेक होगा, जो भी बोलो उसको स्थगित होती है। उस समय कार्य नहीं हो रहा होता है वहां पे, है ना, बैठक नहीं हो रही होती है। फिर क्या होता है, दोबारा 1 से 2 तक जो ब्रेक हुआ, फिर 2 से 5 तक के लिए दोबारा से होती है, ठीक है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, एक दिन की बैठक। एक दिन में 2 बैठक होती है वैसे जनरली। और ये कैसे चलते हैं, ये जो सत्र चलता है कई कई दिनों का, ये किस हिसाब से चलता है पहले बता दिया आपको मैंने, मानसून का है, वित्त का है ना। तो वैसे जनरली क्या होता है कि इसका एक टाइम पीरियड फिक्स होता है कि 6 महीने से ज्यादा तक का गैप सत्र में नहीं दिया जा सकता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि 6 महीने से ज्यादा दे दिया आपने, 7 महीने के बाद अगली बैठक शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है। 6 महीने के अंदर एक बैठक हो जानी चाहिए, ठीक है। तो इन जनरल सामान्यतः क्या होता है हमारे यहाँ कि एक साल में 3 सत्र होते हैं, है ना। 3 सत्र होते हैं, 3 बैठकें होती है। और दिन में वो बैठक कैसी होती है, दिन में एक ही दिन में 2 बैठक होती है ना, कि 11 से 1 और फिर 2 से 5 वाली बैठक, है ना। तो जो स्थगन होता है, स्थगन क्या होता है, वो जो दिन की बैठक होती है ना उसको स्थगित कर सकता है स्थगन, है ना। स्थगन में क्या होता है, एक दिन की बैठक स्थगित होती है, ठीक है। बैठक स्थगित होगी, ठीक है। और सत्रावसान में क्या होगा, पूरा का पूरा सत्र स्थगित होगा, ठीक है। सत्र स्थगित होगा, ठीक है। अच्छा, आपको पता है स्थगन का क्या है, ये कौन करता है, जो राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं वो करेंगे। इसको कौन करता है, ये राष्ट्रपति करते हैं, ये राष्ट्रपति द्वारा होता है, हाँ? ये आपके उपसभापति द्वारा होता है ना। राज्यसभा के होते हैं ना उपसभापति द्वारा, ठीक है। एक और बात है, इसमें क्या होता है, जैसे कि ये वाली बैठक है ना, ये बैठक जब खत्म हुई, पहले समझिए इसको, जैसे ये बैठक जो स्थगन है ये जब खत्म होती है तो जो अगला टाइम पीरियड स्टार्ट होता है तो उनको पता होता है कि अब इसके बाद हमें ये कार्य करना है। हमें उसके लिए कोई पर्टिकुलर एक नोटिस या कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने की या उस पर लिखित होने की कुछ ऐसी जरूरत नहीं होती। जैसे मान लो एक बैठक खत्म हुई है तो जब अगली बैठक स्टार्ट होगी तो उनको पता होता है, हमको मतलब कि वो जो लोग वहां के हैं, जो सदस्य हैं, उनको पता होता है कि अगला कार्य कहाँ से करना है, ठीक है, दोबारा कहाँ से स्टार्ट। लेकिन जो सत्रावसान में होता है, इसमें क्या सीन होता है कि जब एक स्थगन हो जाता है उसके बाद जब दोबारा स्टार्ट होता है तो बकायदा एक नोटिस दिया जाता है ना, कि अब ये वाला कार्य किया जाएगा, है ना। ये जो भी नोटिस में उनका होता हो, जो प्रोसीजर होती है उसके हिसाब से एक नोटिस होता है, मिलता है, उसके बाद ही ये दोबारा स्टार्ट होता है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है ना, क्योंकि ये तो एक दिन की बैठक है। वैसे ऐसा ही होता होगा, जहां तक हमें समझ आ रहा है कि कुछ काम चल रहा है, अब वो समय सीमा खत्म हो गई है, अगले दिन हमें पता है कि फिर से वो कहां से स्टार्ट होना है। बट इसमें क्या होता है, अगले सत्र की जो भी शुरुआत होगी उसके लिए एक नोटिस दिया जाएगा, है ना, कि इसमें ऐसा ऐसा करना है, तो ऐसी चीजें होंगी, ठीक है। लिख दूं, काम के सत्र की शुरुआत के लिए इसमें नोटिस की जरूरत, नोटिस दिया जाता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया जाता है ना। चलिए और अगला टॉपिक ले लेते हैं अब हम। अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, गण मूर्ति या कोरम वगैरह, ना सारे हेडिंग लिख देते हूँ, फटाफट से पढ़ लेते हैं। कोरम, कोरम, गणपूर्ति, है ना।
सभी लोगों ने इसके बारे में कुछ सुना है, कुछ पढ़ा है, तो बता दीजिए फटाफट से, क्या पढ़ा है, क्या सुना है। संसद का ही एक शब्द है आपके, जो संसद में ही आपने सुना होगा, फोरम या फिर गणपूर्ति। आपको बताइए सदस्यों का 10वां भाग, ऐसे कुछ चीजें सुनी हुई है। चलिए बताने की कोशिश करिए, उसके बाद मैं बताती हूँ। रिमाइंड करिए खुद से कुछ कि कुछ हाँ कुछ रिलेट कर पा रहे हैं आप या नहीं कर पा रहे हैं। ये तो हाँ, ये स्पेसिफिक है कि ये क्या है, ये न्यूनतम सदस्य संख्या है ना, 10वां भाग होता है जैसे कि, तो और क्या क्या है। चलिए न्यूनतम संख्या है, सदस्यों की न्यूनतम संख्या है, ठीक है, 1 पॉइंट हो गया न्यूनतम संख्या, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सदस्य की न्यूनतम संख्या और आप सभी जानते हैं जब भी यहाँ पे डिसाइड किया जाता है ना कि कुछ काम करना है, तो एक स्पेसिफिक सदस्य मतलब माने जाते हैं कि न्यूनतम इतने सदस्य होने ही होने चाहिए। जैसे कि लोकसभा से आपको ऐसे सिचुएशन में जब काम करना, तो ये माना जाता है कि लोकसभा के कम से कम 55 सदस्य होने चाहिए और राज्यसभा के कम से कम 25 सदस्य होने चाहिए, और दोनों को मिलाकर, एटलीस्ट दोनों को मिलाकर ये क्या होता है, जो पीठासीन अधिकारी होता है उसको मिला के भी जितने भी सदस्य होते हैं उनका 10वां भाग होता है। समझ रहे हो, जैसे 100 है टोटल, तो उसका 10 बंदे जो है वो इसमें होंगे, इसमें शामिल होंगे, ठीक है। 10वां भाग होता है बेसिकली, ठीक है, सदस्यों की संख्या। चलिए 10वां भाग सदस्यों का, ठीक है, 10वां भाग सदस्यों का होता है। लोकसभा के कितने कम से कम सदस्य होने चाहिए इसमें, लोकसभा के कम से कम 55 है ना। राज्यसभा के कितने होने चाहिए, 25 है ना। ये जब गणपूर्ति यानी कि कोरम सदस्यों की, इसमें इसका सीधे से मतलब है कि यहाँ पे सदस्यों की न्यूनतम संख्या है ना, यानी कि जितने सदस्य हैं उसकी कम से कम न्यूनतम संख्या होती है, सबसे कम संख्या यानी कि जितनी भी सदस्य संख्या है उसका 10वां भाग है ना। और जिसमें से क्या होता है, लोकसभा से अपेक्षा की जाती है कम से कम 55 सदस्य होने ही होने चाहिए, और राज्यसभा से कम 25 सदस्य होने चाहिए। लेट मी चेक कि विजिबल है या नहीं है। ठीक है, विजिबिलिटी है। I was using the wrong color on the board, so it was not visible. ठीक है, और अब सीधी सी बात है, अगर बाई चांस देखिए ये मिनिमम है ना कि कोरम में जो भी कार्य काम होंगे वो उसमें इतनी सदस्य होने ही चाहिए। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें कि ये सदस्य संख्या पूरी नहीं होती है, तो पीठासीन अधिकारी को अधिकार होता है कि वो उस काम को स्थगित कर दे, है ना, या फिर वेट करें कि जब सदस्य संख्या पूरी हो जाएगी तब उस पर काम करेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। पर जो मिनिमम संख्या दी गई है अगर इतना नहीं होती, ये 10वां भाग 55 या 25 नहीं होते हैं अगर, तो उस सिचुएशन में पीठासीन अधिकारी का क्या काम है, सदस्य संख्या पूरी ना होने पर, लिख देती हूँ न्यूनतम सदस्य, है न्यूनतम सदस्य संख्या पूरा ना होने पर, पूरी ना होने पर, ऐसे लिखते हैं, पीठासीन अधिकारी को अधिकार है या उत्तरदायित्व है, अधिकार भी है उत्तरदायित्व भी है ना, कि वह क्या करें, स्थगित कर दें, ठीक है, स्थगित कर दें, या कोरम की संख्या पूरी होने पर, है ना, इंतजार करें कोरम की संख्या पूरी होने पर, की संख्या पूरी होने तक
कार्य स्थगित रहे, सीधी सी बात है ना। जब संख्या पूरी होगी तभी तो, जो मिनिमम संख्या दे दी है उसको बिना पूरी हुए कैसे कोई निर्णय हो सकता है, कैसे स्थगन नहीं होगा, स्थगन कर दिया गया। जब न्यूनतम संख्या पूरी नहीं हो तो क्या क्या बचेगा पीठासीन अधिकारी के पास एकमात्र कार्य कि वो क्या करे, सभा को स्थगित कर दे या तब तक के लिए वेट करे कि भाई जब संख्या पूरी हो जाएगी तब हम आगे की कार्य प्रणाली शुरू करेंगे, है ना, सीधी सी बात है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई डाउट, है ना, ठीक है। तो वह क्या कर संसद को, है ना, संसद तो लिख दो, मेन जो है शब्द संसद को, सदन को, है ना, सदन को स्थगित कर दे और क्या करें, संख्या पूरी होने तक कार्य स्थगित रहे, है ना, यानी कि कोई कार्य तब तक तो संपन्न ही नहीं होगा ना, जब तक कि आपकी सदस्य संख्या ही पूरी नहीं हो रही है तब तक तो कोई कार्य संपन्न हो ही नहीं सकता। और क्या कर सकते हैं, सदन में मतदान का क्या सीन है ना, ये भी पढ़ लेते हैं। सदन में मतदान कैसे होता है सदन में, जानते हैं आप सभी लोग? कोई बताना चाहेगा तो कमेंट करें फटाफट से, है ना। सदन में मतदान कैसे होता है, देखिए अब अगर आप ये जानते हैं कि सदन कैसे बना है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों से मिलकर बना है सदन, ठीक है। अगर बात सिर्फ राज्यसभा की हो रही है तो राज्यसभा के सदस्य उसमें मतदान कर रहे हैं, लोकसभा की हो रही है तो लोकसभा कर रहे हैं, संयुक्त बैठक है तो दोनों करेंगे, राज्यसभा और लोकसभा दोनों करेंगे मतदान। इसमें क्या होता है, जो पीठासीन अधिकारी होता है वो मतदान नहीं कर रहा होता है। आप सभी को पता है कि पीठासीन अधिकारी मतदान नहीं करता है। क्या हालात होते हैं जब कभी इनको भी मतदान करना पड़ जाता है, जब दोनों बिल्कुल इक्वल हो, हाँ वाला भी और ना वाला भी दोनों बराबर हो, तो पीठासीन अधिकारी क्या करेगा, अपना वोट देके किसी निर्णय को भारी करेगा, चाहे वो ना वाले में कर दे चाहे वो हाँ वाले में कर दे, ठीक है। जनरली क्या है कि पीठासीन अधिकारी मतदान नहीं करता है ना, तो अगर लोकसभा की बात है लोकसभा करेगा मतदान, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा की बात है तो राज्यसभा के सदस्य मतदान करेंगे, या फिर दोनों के सदस्य, संयुक्त बैठक भी होती है ना, जैसे कि आज तक 3 बैठकें हो चुकी है संयुक्त बैठक, तो वो क्या होता है, वो 3 बैठकें जो संयुक्त बैठक होती है उसमें भी क्या होता है कि अगर इक्वल आ जाता है दोनों चीज, जो विपक्ष के जो मतलब फैसला जैसे ऐसे होता है कि या तो किसी चीज को उसमें ऐड करने की बात हो रही है ना, कि इसमें कोई नया चीज लाना चाहिए या फिर कुछ रिमूव करने की बात हो रही है, तो कुछ लोग बोलेंगे हाँ जी करना चाहिए, सही बात है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं करना चाहिए, नहीं सही बात है, ये ठीक नहीं है ना। सबके अपने अपने विचार है, सदन में जितने सदस्य हैं, क्योंकि वो सदस्य हैं तो विचार भी रख सकते हैं और बैठक में सम्मिलित भी हो सकते हैं और अपना कार्यप्रणाली में अपना हिस्सा भी, भागीदारी भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में दोनों सबको अधिकार है कि अपना विचार विमर्श रखे, अपना फैसला, अपना निर्णय, अपना आदेश नहीं, क्या बोलते हैं उसको, सजेशन, निर्देश तो अधिक आदेश टाइप पे हो जाता है ना, सुझाव, है ना, कि कोई अपना सुझाव दे, तो ऐसे सिचुएशन में अगर दोनों की तरफ से बराबर हो जाता है तो इन दैट केस क्या होगा, जो पीठासीन अधिकारी होगा वो वोट देगा और कोई ना कोई कर्नल, जाहिर सी बात है, भले चाहे वो इधर जाएगा चाहे वो इधर जाएगा, है ना, तो वो चीज बात, क्योंकि इक्वल है तो पीठासीन अधिकारी के शामिल होने से वो परिणामवादी हो जाएगा, तो वाली बात मान ली जाएगी, वाला निर्णय मान लिया जाएगा, ठीक है। तो सदन में मतदान की यही प्रक्रिया है ना, कि लोकसभा के सदस्य करेंगे, राज्यसभा के करेंगे, संयुक्त बैठक हुई है तो दोनों की मिलकर करेंगे, है ना, और ऐसे में पीठासीन अधिकारी नहीं लेता है निर्णय, है ना। अब ये भी जानते हो कि कहीं कहीं विशेष बहुमत की बात होती है इसमें, है ना, सामान्य बहुमत में, चलो इसकी तो हेडिंग में लिखवा देते हैं, सामान्य बहुमत, इतना समझ तो आगे लिखाने की जरूरत नहीं है, लोकसभा राज्यसभा के वोट और ये जो भी बताया लिखा, सामान्य बहुमत और विशेष बहुमत। आप सभी जानते हैं जैसे संविधान में कुछ संशोधन की बात हो गई, कुछ अमेंडमेंट की बात, कुछ चीज ऐड ऑन करने की बात, कुछ स्पेशल चीजें लाने की बात, तो उस सब चीजों में क्या होता है, विशेष बहुमत चाहिए होती है। विशेष बहुमत में एक अलग परसेंटेज होती है, कितने परसेंट तो चाहिए होते हैं, और सामान्य बहुमत में नॉर्मल होता है, ठीक है, कि इतने वोट चाहिए, फिर उनका अलग होता है, इनका अलग होता है। विशेष बहुमत है तो जाहिर सी बात है, आपको समझ आ रहा होगा कि थोड़ा सा कुछ इसमें थोड़ा सा डिमांडिंग ज्यादा होगा, ये है ना, विशेष बहुमत है तो, ठीक है। और कुछ समझ लो इसको, जहां समझ नहीं आया फटाक से पूछ लो। चलिए नहीं पूछ
पढ़ लेते हैं कि लोकसभा में मतदान का क्या प्रोसीजर है, कैसी होती है लोकसभा में मतदान की प्रक्रिया, है ना। पढ़ लेते हैं लोकसभा, क्योंकि सदन में मतदान नहीं होता ना, या तो लोकसभा में मतदान है, राज्यसभा में है ना, या फिर संयुक्त, है ना। लिख दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई दर्द तो नहीं। नीचे हो गया ज्यादा, देखो जरा दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है। चलिए कोई नहीं। सदन में बहुमत मतदान है, लोकसभा में, राज्यसभा में संयुक्त, है ना। 2-3 तरह की होती है, और सामान्य बहुमत होता है, विशेष बहुमत होता है। चलिए मैंने बोल दिया, दोबारा से आपको इसका ऐसा कर दूंगी कि आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे अगर कुछ नीचे का थोड़ा बहुत नहीं दिख रहा है, दैट सिचुएशन, ठीक है। हाँ, तो अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, लोकसभा में मतदान प्रक्रिया के संदर्भ में कुछ बिंदु पढ़ लेते हैं ना। लोकसभा में मतदान की क्या प्रक्रिया है, ठीक है। लोकसभा में मतदान की प्रक्रिया, ठीक है। क्या होती है लोकसभा में, किस तरह के मतदान है, आपको पता है। देखिए, जब किसी बात पे चर्चा हुई हमारे हमारे सदन में, ठीक है, किसी बात पर को लेके चर्चा हो रही है कि इस मुद्दे पे बात करनी है, जिस भी विषय को लेके वहां पे चर्चा हो रही है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जब प्रस्ताव पेश किया गया तो चर्चा होगी, तो उसमें जो अध्यक्ष होंगे वो क्या पूछेंगे, जनता से विचार लेंगे ना कि कौन कौन से भाई लोग हैं जो कह रहे हैं, बहने लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये प्रस्ताव पे हाँ, और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इस प्रस्ताव के लिए कह रहे हैं ना। तो उन्होंने एक शब्द ले रखे हैं अपने, जो ना कहना होगा वो नो कहेगा, जो यस करना होगा वो एस कहेगा। एस मतलब AYES ऐसे करके स्पेलिंग है उसकी, पता नहीं क्यों यस ये होना चाहिए था, बट आई डोंट नो, मैंने यही पढ़ा है AYES, तो मैं आपको यही बताऊंगी स्पेलिंग, ठीक है। तो यानी कि जो हाँ बोलने वाले हैं वो बोलेंगे AYE, और जो ना बोलने वाले लोग हैं वो बोलेंगे NO, नो, ठीक है। तो लोकसभा में मतदान की यही प्रक्रिया है। प्रस्ताव को लेके जब पहुंचते हैं अधिकारी जी, तो हाँ वाले ए बोले, है ना, और ना वाले नो बोले, ठीक है। अब ये बात समझ में, इसमें कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। ठीक है। अब जब उनको वोट मिल गए तो फिर लोकसभा अध्यक्ष अपना वो कहेंगे कि भाई एस या फिर नो, जिस हिसाब से उनको वोट आए होंगे उस हिसाब से लोकसभा अध्यक्ष जी बोल देंगे सबको, है ना, संबोधित कर देंगे इस बात से कि एस या नो, है ना। दूसरा स्टेप यही है मतदान का, ये तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा, लोकसभा अध्यक्ष बोल देंगे एस या नो, या नो, है ना, क्या देंगे, जैसे उनको मतदान मिले होंगे उस हिसाब से वो निर्णय उस बोलेंगे। अपनी इच्छा अनुसार कुछ नहीं बोलेंगे, अपनी इच्छा अनुसार वो तभी कर सकते हैं जब दोनों तरफ बिल्कुल इक्वल वोट चल रहे हों, हाँ में के मामले में भी और ना के मामले में भी दोनों तरफ एकदम इक्वलिटी चली हो। इन दैट सिचुएशन व्हाट विल दे डू दैट, कि या तो खुद यस बोल देंगे या फिर वो ना बोल देंगे, है ना। दे क्या, ही और शी, व्हाटएवर, हाँ, he can be a female person or she can be a female person who can be the उप सभापति एंड सभापति, है ऐसे कुछ। बट यहाँ तो लोकसभा अध्यक्ष की बात, ये तो लोकसभा की बात है, तो यहाँ पे तो
उपसभापति सभापति नहीं होती, यहाँ पे तो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। और तीसरी एक और बात होती है यहाँ पर कुछ, वो क्या होती है, अच्छा आपको पता जब, चलिए मैं लिखा देती हूँ, लॉबी सुना है आप लोगों ने, हैं? लॉबी शब्द जब संसद की बात आती है तो कहीं ना कहीं लॉबी शब्द सुना हुआ होता है, नहीं सुना है तो भी बताते हैं कि क्या होता है। जैसे जनरली क्या होता है, यदि किसी प्रश्न के लेकर लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती दी जाती है ना, मान लो कोई ऐसा प्रश्न था, कोई ऐसा वो था जिस जो लोकसभा ने निर्णय दिया और उस निर्णय को लेकर चुनौती दे दी गई लोकसभा अध्यक्ष को, तो वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि लॉबी हो जाए। तो हम जानते हैं कि क्या है, तुम पहले लिख लेते हैं कि है क्या, लोकसभा अध्यक्ष, है ना, लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय की चुनौती पर, है ना, अगर लोकसभा अध्यक्ष ने किसी तरह का कोई निर्णय दिया है ना, और उस पर क्या हो गया, लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती दे दी, तो वह आदेश करेंगे कि लॉबी स्पष्ट हो जाए, है ना, पर आदेश करेंगे कि लॉबी स्पष्ट हो जाए, है ना, स्पष्ट हो जाए। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। इसके अंदर और भी हो सकता है, 3 मिनट और 3 सेकंड बीत जाने पर वह प्रश्न दोबारा पूछेंगे और घोषणा करेंगे कि उनकी राय में जीत यस की हुई या नहीं हुई। देखिए, मान लो कि सबने मतदान किया, ऐसा सिंपल सा समझाती हूं, मान लो सबने मतदान किया, ठीक है, अब लोकसभा अध्यक्ष जी को जो समझ आया उसके हिसाब से उन्होंने हाँ या ना, जो उनके मतदान को, उनके मतदान देखे उन्होंने, जो उनको लगा कि ये यहाँ पे इसका बनता है निर्णय, तो उन्होंने उस हिसाब से हाँ या ना, जितने भी ज्यादा वोट थे जहाँ पे उन्होंने किया। अब लोगों ने उनके निर्णय पर क्या किया, प्रश्न चिन्ह लगा दिया, उनको चुनौती दे दी, तो वो क्या करेंगे, वो चाहेंगे कि लॉबी स्पष्ट हो जाए। लॉबी स्पष्ट हो जाए में क्या करते हैं, 3 मिनट या 3 सेकंड के अंदर ये क्लियर हो जाए कि जो फैसला है वो यस हुआ है या ना हुआ है। ठीक है, या तो 3 मिनट लो या तो 3 सेकंड लो, आप जितने में भी चाहो, 3 सेकंड से लेकर 3 मिनट के अंदर उसमें इस बात का निर्णय क्लियर हो जाना चाहिए कि फैसला यस है या ना, नो। ठीक है, लिख दूं फिर मैं, ठीक है, तो 3 मिनट या 3 सेकंड बाद वो दोबारा प्रश्न पूछेंगे, है ना, कंफर्मेशन के लिए दोबारा प्रश्न पूछेंगे, और प्रश्न पूछेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उनको आंसर मिलेगा, और फिर वो क्या करेंगे, फिर वो निर्णय सुनाएंगे। कैसा निर्णय सुनाएंगे कि यस है या नो है। ठीक है, ठीक है, पहले दोबारा 3 मिनट या 3 सेकंड के अंदर वो दोबारा से बोलेंगे, ये प्रश्न करेंगे, भी जाने के बाद उतना समय फिर प्रश्न करेंगे, दोबारा से पूछेंगे, और उसके बाद जो निर्णय आएगा, जो भी उनको समझ आएगा उसके हिसाब से वो निर्णय सुना देंगे कि फैसला यस है या नो। ठीक है, आई बात समझ में, कभी कोई परेशानी दुख होता एक और सिचुएशन समझ लो, अगर उनको लग जाए कि यहाँ पे जो बंटवारा है हुआ है ये अनावश्यक हो गया है, कुछ गलत हो गया है, कुछ अलग तरीके, तो वो वोट ऐसे भी करा सकते हैं कि जब बोला जाए बंदा अपनी अपनी सीट पर खड़ा हो जाए, सीधी सी बात है, वो अपनी अपनी सीट पर खड़ा हो जाएगा, वो पूछेंगे कि तुम्हारा क्या फैसला है, मान लो यस है नो है, उन्होंने वो खड़े होकर उन्होंने जवाब दिया, पर उस नामों का वो कुछ लिखित में से रिकॉर्ड नहीं रखेंगे, यानी कि उसे सार्वजनिक नहीं करेंगे कि किस व्यक्ति ने पर्टिकुलरली हाँ बोला है या फिर किस व्यक्ति ने ना बोला है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है, और कुछ, चलिए पहले इसका देखते हैं, थोड़ा सा आपका जो कट रहा है ना ये दिखा देती हूँ जरा, बस इतना ही है। कितना ही हिल गया, दिखा दिया मैंने, फिर भी जैसे भी
देखिए अब हम बात करते हैं सदन की भाषा का, है ना, कि जो सदन की भाषा है वो क्या है या क्या होनी चाहिए। आप सबको पता है कि जो सदन की भाषा है ये क्या है। जब संविधान बना था उस समय से लेके ये है कि संसद सदन में आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाएं बोली जाएंगी, ठीक है। दोनों ही भाषाओं को बेसिकली मान्यता मिली हुई है, चाहे वो हिंदी को हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों ही इंपॉर्टेंट भाषाएं मानी गई हैं सदन के हमारे, ठीक है। और इसके अलावा जो पीठासीन अधिकारी है वो जो व्यक्ति हैं सदन में जो सदस्य हैं उनको स्पेशल अधिकार दे सकता है। अधिकार वो अधिकार क्या है, अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार, ठीक है। ये पीठासीन अधिकारी दे सकता है उनको अधिकार कि वो चाहे उनकी मातृभाषा तेलुगु है, उनकी भाषा तमिल है, उनकी भाषा मलयालम है, उनकी भाषा भोजपुरी है, उनकी भाषा अवधी है, उनकी भाषा हिंदी है, उनकी भाषा जैसी भी है गुजराती है, उनकी भाषा लैंग्वेज जो भी है, हरियाणवी है, पंजाबी है, सब में अपनी भाषा बोलने का उनको पीठासीन अधिकारी से अधिकार देंगे। और एक बाकायदा उनको ट्रांसलेटर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। वो अपनी मातृभाषा में बोले और उनको ट्रांसलेटर प्रोवाइड कराया जाएगा, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। दोनों सिचुएशंस में क्या होगा कि जो ट्रांसलेटर है जो अपनी मातृभाषा में बातें बोल रहे हैं, अपने मुद्दे रख रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, तो उनके लिए ट्रांसलेटर होगा राज्यसभा और लोकसभा दोनों में। तो इसमें फिर भी लिख ही लेते हैं, हेडिंग डाल दी सदन की भाषा तो थोड़ा सा हिंदी और अंग्रेजी दोनों, है ना, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं मान्य है, दोनों भाषाएं मान्य है ना, ठीक है। मातृभाषा में भी बोलने का अधिकार है, बोलने का अधिकार पीठासीन अधिकारी। हालांकि जो बात हुई मैंने जो आपको समझा दी, मैं इस पर लिख भी देती हूँ, है ना। पीठासीन अधिकारी सदस्य को, मंत्री को, जो भी होते हैं ना, सदस्य को देते हैं, ठीक है। और ट्रांसलेटर भी, अनुवादक, है ना, ट्रांसलेटर भी होते हैं दोनों ही उसमें, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में, ठीक है। अच्छा एक और बात थी, जब इंग्लिश भाषा को संविधान की भाषा बना रखा था, मतलब जैसे हिंदी के साथ इंग्लिश को भी बनाया था, तो उस समय उन्होंने ये सोचा था कि सिर्फ 15 साल तक, उनका ये प्लान था कि अगले 15 साल तक ही अंग्रेजी भाषा रहेगी, ठीक है। 15 साल कब पूरे हो रहे थे, 1965 में, है ना, 1965 क्योंकि ये बात कब है, 1950 की, है ना, जब ये सब कुछ हुआ था 1950 में, है ना, ठीक है। 1950 में तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो 1950 में जब हुआ तो ये डिसाइड, हिंदी और इंग्लिश को दोनों भाषाओं को जब वहां की भाषा बनाया गया तब ये फैसला लिया गया कि अगले 50 साल तक अंग्रेजी को रखेंगे, उसके बाद 1965 आएगा, यानी कि 1965 में उसके 15 साल पूरे हो जाएंगे, उस 15 साल में यानी कि 1965 में अंग्रेजी भाषा को वापस हटा देंगे और सिर्फ हिंदी को रखेंगे। बट जो हमारा अधिनियम है, एक 1963 अधिनियम है, जानते होंगे आप सभी लोग, उसने अंग्रेजी को भी राजभाषा में शामिल कर रखा है, ठीक है। अंग्रेजी को भी इसे समझ रहे हो, हिंदी तो है ही है, अंग्रेजी को भी कौन से अधिनियम ने, 1963 वाले अधिनियम ने क्या कर रखा है, हिंदी को भी, सॉरी इंग्लिश को भी राजभाषा, मतलब देखिए 1963 का राजभाषा अधिनियम है एक्चुअली में, ठीक है। तो उसने अंग्रेजी को भी राजभाषा तो नहीं बोलेंगे ना, राजभाषा नहीं, निरंतरता में शामिल कर रखा है, ये शब्द ठीक लगेगा, निरंतरता में, है ना। अंग्रेजी को भी, हिंदी तो है कंपलसरी, ठीक है। 1963 की क्या है, राजभाषा अधिनियम 1963 लिख देते हैं पूरा, कहीं कोई दिक्कत ना हो।
राजभाषा अधिनियम। ठीक है, मुझे लगता है जब पढ़ने बैठो तो कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो जाए तुमको, इसलिए ना मेरा मन करता है सब कुछ। ठीक है, तो राजभाषा अधिनियम 1963 जो है उसने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी निरंतरता में शामिल कर रखा है। आप देखते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही बकायदा बोली जाती है संविधान में, संसद में, सॉरी सदन में। और क्या है, क्या पढ़ सकते हैं अभी, मंत्रियों एवं महान्यायवादियों के अधिकार पढ़ते हैं, है ना। मंत्री एवं महान्यायवादी के अधिकार, मंत्री एवं महान्यायवादी के अधिकार, क्या है इनके अधिकार, हेडिंग डालिए मंत्री एवं महान्यायवादी के अधिकार। और मुझे डिस्प्ले देखने दीजिए एक बार कैसी है, वरना कैमरा को दोबारा हिलाना पड़ जाएगा। चलिए अब ठीक है ना, इतना ठीक है। ठीक है, अच्छा, मंत्री हैं जो महान्यायवादी हैं, इनके क्या अधिकार है ना, ये जान लेते हैं। तो क्या अधिकार है आपके हिसाब से, कितना सुना है, कितना जाना है, कितना जानते हो? देखिए, सबसे पहली बात, अगर ये महान्यायवादी हैं या फिर मंत्री हैं तो जाहिर सी बात है ये सदन के सदस्य हैं। और सदन के सदस्य को आपको पता है कि बैठक में भाग लेने का, यानी कि बैठक में वहां जो बैठक होती है उसमें शामिल होने का अधिकार है, विचार विमर्श करने का अधिकार है, अपने मुद्दे रखने का अधिकार है, प्रश्न करने का अधिकार है, जवाब देने का अधिकार, उत्तरदायित्व है। तो ये सारी चीजें क्या है, अगर वो मंत्री है या महान्यायवादी है, अगर वो संसद के सदस्य हैं, सदन के सदस्य हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उनको ये सारे अधिकार मिल जाते हैं। आप सभी लोग जानते हो कि अगर सदन का व्यक्ति वो सदस्य नहीं है तो इस सिचुएशन में वो किसी भी बैठक में शामिल नहीं हो सकता, विचार विमर्श नहीं कर सकता, प्रश्न नहीं पूछ सकता, उत्तरदायित्व किसी चीज के लिए होगा ही नहीं। और अगर ऐसा वो करता है तो इसका मतलब है कि 6 महीने के अंदर उसे सदस्यता लेनी ही लेनी है, राइट। उनको आशा लग रहे होते कि भाई मुझे सदस्यता मिल जाएगी, तो वो कुछ चीजें कर लेते हैं, बन जाते हैं और 6 महीने के अंदर सदस्यता लेके दिखा देते हैं, है ना। ये प्रोसीजर होती है बेसिकली, वरना बिना सदस्यता के किसी को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है। तो विचार विमर्श वाला तो आपको पता ही है ना, विचार विमर्श वाले विचार विमर्श कर सकते हैं ना, बैठक में हिस्सा ले सकते हैं ना, बैठक में भागीदारी ऐसे भी लिख सकते हैं, बैठक में भागीदारी ले सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। और क्या क्या चीजें हैं, सदन की कार्रवाई में भाग लेंगे ना, दोनों अगर संयुक्त बैठक हुई उसमें भी भाग लेंगे, है ना। अच्छा, अब इस विषय में हम एक बात पढ़ लेते हैं खास, कि मान लो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है पर वो राज्यसभा की कार्यवाही में भी भाग ले सकता है। अगर वो राज्यसभा का सदस्य है तो वो लोकसभा की कार्यवाही में, यानी कि दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। ठीक है, दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। भाग ले सकते हैं, पहली बात। ठीक है, लोकसभा का सदस्य राज्यसभा में भी भाग ले सकता है, में भी भाग ले सकता है। ठीक है, लिखते रहिए, ये समझना है पहले तो समझ लीजिए पहले। ठीक है, और सेम ऐसे ही राज्यसभा का सदस्य लोकसभा में भाग ले सकता है। ठीक है, भाग ले सकता है ना। ठीक है, अगली बात समझ में।
अब एक टॉपिक ये हो गया, एक टॉपिक दूसरा ये है इसमें इम्पोर्टेंट, ये क्या है, दोनों सदन का सदस्य ना होने पर भी भाग ले सकता है ना, हमारे यहाँ ये प्रोसीजर है, भाग ले सकता है, परंतु 6 महीने, मान लो कोई भी मंत्री है ना, मंत्री की बात हो रही है ना, मंत्री लिख देते हैं, मंत्री दोनों सदन का सदस्य ना होने पर भी भाग ले सकता है, परंतु 6 महीने के अंदर सदस्यता लेनी होती है, सदस्यता लेनी होगी, ठीक है। ना ले पाने पर पद रिक्त करना होगा, ठीक है, समझ रहे हैं, समझाते हूँ। देखिए, चाहे व्यक्ति लोकसभा का सदस्य हो चाहे राज्यसभा का हो, वो दोनों ही में पार्टिसिपेट कर सकता है, एक व्यक्ति एक ही सदन का सदस्य हो सकता है, पहली बात तो ये क्लियर करिए। दूसरी बात ये है कि चाहे वो बंदा, मैं क्या, जो भी व्यक्ति है, सपोज मैं ही हूँ, अगर मैं लोकसभा सदस्य हूँ तो मैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकसभा की कार्यवाही में भाग लूंगी, मैं राज्यसभा की बैठक में भी बैठ सकती हूँ, वहां की कार्यवाही में भी भाग ले सकती हूँ। अगर मैं राज्यसभा का सदस्य हूँ तो सेम प्रोसीजर इसमें भी है, अगर मैं राज्यसभा का सदस्य हूँ तो भी मैं लोकसभा के सदस्य बैठक में भी बैठ सकती हूँ, वहां की कार्यवाही में भाग ले सकती हूँ। ये हो गई पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन क्या है कि ना ही मैं लोकसभा की सदस्य हूँ, ना ही मैं राज्यसभा की सदस्य हूँ, और ऐसे में भी मैं कार्यवाही में भाग ले रही हूँ, बैठकों में बैठ रही हूँ, विचार विमर्श कर रही हूँ। कैसे कर रही हूँ? क्योंकि एक टाइम पीरियड दिया गया होता है कि 6 महीने के अंदर आपको सदस्यता लेनी ही लेनी है, 6 महीने के अंदर आपको सदस्यता ग्रहण करनी है, ठीक है। पर अगर सदस्यता नहीं ग्रहण कर पाते हो 6 महीने के अंदर, तो उस समय क्या होता है, वो जो भी पद है, जिस भी मंत्री पद पे आप हो, उसे रिक्त करना होगा, वो रिक्त हो जाएगा, आप हट जाओगे उस पद से, ठीक है। तो ये किस सिचुएशन में है, जब आप दोनों ही सदन के सदस्य नहीं हो, पर फिर भी 6 महीने तक आप मंत्री पद पर रह सकते हो। उसके बाद 6 महीने के अंदर अगर आप सदस्यता हासिल करने में कामयाब नहीं होते हो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपको मंत्री पद रिक्त करना होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ, किसी तरह का कोई क्वेश्चन, तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करिए। कुछ चीज अपडेट करनी हो, कुछ अपग्रेड करनी हो तो बताते रहिए, मैं उसके अकॉर्डिंग करने की कोशिश करूंगी। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके बताइए कि इस चीज में दिक्कत आ रही है, और कुछ लग रहा हो कि इसे दोबारा समझाने की जरूरत है तो वो बताइए, दोबारा समझाया जाएगा। बाकी जितने भी कुछ जो डिमांड होंगी, जो रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स की कि और क्लासेस आनी चाहिए और सब्जेक्ट की आनी चाहिए, पीडीएफ, टेलीग्राम लिंक वगैरह, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए अभी हम पढ़ते हैं लैम्डक पत्र, है ना, लैम्डक पत्र। ऐसी कोई चीज सुनी है पहले से आप लोगों ने? हाँ तो कमेंट बॉक्स में हाँ करें, नहीं सुनी है तो ना करें, ठीक है। लैम्डक पत्र ये क्या होता है एक्चुअली में? देखिए, जब कोई लोकसभा चल रही है, एक लोकसभा तो पर्टिकुलरली चलती रहती है, ठीक है, और वो वर्तमान सरकार की चल रही है, ठीक है, और आपको पता है कि अब नई सरकार बनने वाली है, नई लोकसभा आने वाली है, नई सरकार नहीं, नई लोकसभा बनने वाली है, ठीक है, आपको पता है कि नई लोकसभा बनने वाली है, ठीक है। तो वर्तमान लोकसभा की एक अंतिम बैठक होगी, है ना, अंतिम बैठक तो होगी। तो उस अंतिम बैठक में जो क्या होता है कि जो सदस्य हैं, अंतिम बैठक के जो सदस्य हैं, जो वर्तमान लोकसभा है उसमें जो सदस्य हैं जिनकी अब अंतिम बैठक होगी, क्योंकि अब नई लोकसभा बनने वाली है, तो नई लोकसभा बनने से पहले एक अंतिम बैठक करवाई जाएगी लोकसभा की, और जो लोकसभा के सदस्य होंगे अंतिम बैठक वाले, वर्तमान लोकसभा वाले, वो जो सदस्य होंगे, वो जो नई लोकसभा जो बनेगी उसमें उस सभा के लिए निर्वाचित नहीं हो पाएंगे, तो उन सदस्यों को ही क्या कहा जाता है? लैम्डक पत्र। आई बात समझ में? यानी कि ये क्या कर रही है, हे जगन्नाथम, हे श्री कृष्ण, ये क्या हुआ? मेरा मार्कर टूट गया। चलिए क्या था? हाँ, नई लोकसभा बनने से पूर्व, है नई लोकसभा बनने से पूर्व वर्तमान लोकसभा की, है ना,
वर्तमान लोकसभा की एक अंतिम बैठक होती है ना, और वर्तमान लोकसभा के सदस्य जो नई लोकसभा के लिए निर्वाचित नहीं हो पाते हैं या नहीं होते हैं, है ना, वे लैम डक पद कहलाते हैं। बस इतना समझ लो, ठीक है। अब चलिए पहले इसको कोई कंफ्यूजन है पहले कर लीजिए, फिर अगला इसके आगे कुछ बताता हूँ, ठीक है। अरे लैम्डा खाली लैम्डा पत्र लिख, अच्छा ये पत्र लिख दिया, ये सत्र है भाई, ये सत्र है ना। और यही जो लोग हैं ये क्या कहलाएंगे, लैम्डा, है। इसको सेंटेंस को पढ़ लो, जहां समझना है अगर रिपीट कराने की जरूरत है तो दोबारा से रिपीट करा दूंगी, ठीक है। देखिए बता दो पहले, क्योंकि जैसे नई लोकसभा बनेगी तो जो वर्तमान लोकसभा है उसकी बैठक होगी, अंतिम बैठक होगी नई लोकसभा बनने से पहले, तो उसके जो सदस्य हैं जो नई लोकसभा के लिए निर्वाचित नहीं हो पाते हैं वही लैम्डक कहलाते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं कि जो संसद में कार्य होता है, कोई भी कार्य होता है उसके क्या साधन है, यानी कि किन किन तरीकों से कार्य संसद में होता है, ठीक है। क्या 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 कार्य होते हैं, तो हम संसदीय कार्यवाही के साधन लिखते हैं, ठीक है। संसदीय कार्यवाही के साधन, ठीक है। क्या क्या है, जैसे कि प्रश्न पत्र है, प्रश्नकाल नहीं, प्रश्नकाल, ठीक है। आपको पता है जब संसद शुरू हो गई, ये कहते हैं सच में जगन्नाथम हो गई आज, है। देख रहे हो आप गाइस क्या हो रहा है हमारे साथ, कैन यू इमेजिन, इफ यू वांट टू लाफ देन यू कैन लाफ, कि ये जो मार्कर खुला था इसका ये बाहर निकल गया स्केच वाला हिस्सा, है ना। ओके हाँ, तो जो संसद में आपने सुना होगा एक प्रश्न काल होता है, एक शून्य काल होता है ना, ऐसे ऐसे काल होते हैं भाई। तो जो प्रश्न काल है वो बेसिकली क्या होता है, उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। मंत्रीगण लोग जो है वो प्रश्न पूछते हैं और जवाब दिए जाते हैं, उन्हें जवाब चाहिए होता है वो सवाल करते हैं, ठीक है। तो 3 तरह के प्रश्न होते हैं उसमें, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्पकाल सूचना वाले प्रश्न, ठीक है। हम लिखते हैं तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, ठीक है। अल्पकाल सूचना वाले प्रश्न, अल्पकाल सूचना वाले प्रश्न, ठीक है। और एक और प्राइवेट सदस्यों द्वारा प्रश्न, है ना, प्राइवेट सदस्यों द्वारा प्रश्न। आपको पता है ये जो तारांकित प्रश्न होते हैं इनके आंसर कैसे, उत्तर इनके कैसे मिलते हैं, मौखिक उत्तर होते हैं इनके, ठीक है। मौखिक उत्तर इनके कैसे, अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर, है ना इनके। अच्छा आपको पता है अल्पकाल सूचना, जैसे नाम से पता चल रहा है, जनरली क्या होता है, तारांकित प्रश्न मौखिक हुए, हैंड टू हैंड हुए और उनको हैंड टू हैंड ऑलमोस्ट रिप्लाई मिल गया। अतारांकित प्रश्न में क्या होता है कि इनको लिखित उत्तर दिया जाता है, आप समझते हैं, लिखित रिटर्न में दिया जाता है। अल्पकाल सूचना वाले प्रश्न कौन से होते हैं, जिनको पूछने या करने के लिए कम से कम 10 मिनट पहले, कम से कम 10 मिनट पहले सूचना देना होता है,
आगे समझ में कि इनके उत्तर मौखिक दिए जाएंगे। अच्छा, इसके बाद एक बात हो जाती है, इसके बाद कोई पूरक प्रश्न नहीं किया जा सकता। इसके बाद जो लिखित उत्तर दे दिया ना, इस बार अतारांकित प्रश्न हो गए, अतारांकित प्रश्न हो गए, लिखित उत्तर हो गया, इसके बाद कोई पूरक प्रश्न नहीं होगा। ठीक है, पूरक प्रश्न नहीं। आई बात समझ में? अल्पकाल सूचना वाले, अल्पकाल सूचना यानी कि ऐसे क्वेश्चंस करने से पहले कम से कम 10 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, ये 10 मिनट 10 दिन, सॉरी 10 मिनट लिख दिया था, 10 दिन का 10 दिन पहले सूचना देनी होगी। ठीक है, प्राइवेट सदस्यों द्वारा भी प्रश्न होते हैं कुछ। अच्छा, एक बात और, इसमें क्या होता है कि ये जो प्रश्नों के वो होते हैं ना, इनके लिए कुछ कागज होते हैं, कुछ कागज डिसाइड हुए होते हैं। कैसे कैसे? हरा, सफेद मेरे ख्याल से, और हल्का गुलाबी, शायद हरा सफेद हल्का गुलाबी, मेरे हिसाब से जितना मुझे याद आ रहा है, हरा सफेद हल्का गुलाबी, और कौन सा होता है? नीला। हरा सफेद हल्का गुलाबी और पीला, शायद पीला या नीला, हम थोड़ा सा कंफ्यूज हूं। इसके लिए हरा होता है, ठीक है, सफेद होता है, हल्का गुलाबी होता है, इसके लिए पीला या नीला प्राइवेट के लिए। अच्छा, पीला, चलो पास है प्राइवेट, पास है पीला, करो बात खत्म करो, पीला होता है। ठीक है, पीले रंग के मतलब पर्चियां होती हैं या कागज होते हैं, आप समझ सकते हो, उन पर प्रश्न पूछने होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? देखिए इसने क्या क्या ये क्यों डिफरेंस किया? देखिए पीले रंग की पर्ची से पता चल जाएगा कि ये प्रश्न किससे किया गया है, ये प्राइवेट सदस्य द्वारा। अगर हरा प्रश्न, हरा पर्ची पे लिखा है तो समझ जाएंगे कि ये तारांकित प्रश्न है। ठीक है, अगर सफेद पर्ची पे सवाल है तो समझ जाएंगे तारांकित प्रश्न है। अगर हल्की गुलाबी सी पर्ची है तो समझ जाएंगे कि ये अल्पकाल सूचना यानी कि कम से कम 10 दिन वाले नोटिस वाला ये है। ठीक है, टाइम पीरियड वाले 10 दिन का नोटिस है। मैंने गलती से 10 मिनट लिख दिया था, शायद नहीं, पक्का लिख दिया था तो उसको। अच्छा, शून्यकाल, आपको पता है ये जो सारे काल है ना, बेसिकली इनका लिखित में कोई है नहीं कुछ संविधान में हमारे। ठीक है, इस संविधान में कहीं लिखित में पाया जाता है जी अब शून्यकाल है तुम्हारा, प्रातः काल है तुम्हारा, प्रश्न काल है। ठीक है, चलिए जो सपाट प्रातः काल जैसा कुछ नहीं है संविधान में, शून्यकाल संसद में वो यूनिवर्सल है, प्रातः काल तो है ना। ठीक है, शून्यकाल क्या होता है? बेसिकली आपको पता है, जैसे प्रश्नकाल हुआ, प्रश्नकाल होता है, प्रश्नकाल के बाद क्या होता है कि प्रक्रिया स्टार्ट होती है, प्रोसीजर स्टार्ट होती है, तो जो उसके बीच का समय होता है वही शून्यकाल होता है ना। प्रश्नकाल के तुरंत बाद होता है बेसिकली शून्यकाल आपका। प्रश्नकाल के बाद, प्रश्नकाल के तुरंत बाद बोल सकते हो, तुरंत बाद शून्यकाल होता है। ठीक है ना, यानी कि जो आपका प्रश्नकाल होता है, शून्यकाल होता है, वो आपके प्रश्नकाल और प्रक्रिया के बीच में जो कार्य प्रक्रिया करनी होती है ना, उसके बीच का संबंध हुआ है, उसके बीच का समय है एक तरह से, है ना। जो कार्यक्रम तय करने का, मैं लिखवा देती हूँ। ठीक है, शून्यकाल क्या है? बराबर है प्रश्नकाल तथा इस लाइन में नीचे प्रश्नकाल और लाइन क्या होनी चाहिए? प्रश्नकाल और कार्यक्रम तय करने के मध्य के समय को, है ना। प्रश्नकाल क्या है? कार्य, प्रश्नकाल तथा, ठीक था, तथा कार्यक्रम तय करने के मध्य के समय को, बीच के समय को, मध्य के समय को भी ठीक है, बीच के समय को शून्यकाल कहते हैं, है ना। आई बात समझ में?
इज इट क्लियर? ठीक है, समझ आ गया समीकरण किसे कहते हैं? अब क्या है प्रस्ताव, आप सभी जानते हैं प्रस्ताव क्या है, बताने की इतनी बड़ी बात तो है नहीं कि प्रस्ताव क्या है, फिर भी मैं लिखवा देती हूँ प्रस्ताव क्या होता है। आप सभी जानते हो ना प्रस्ताव क्या आता है, इसी के लिए तो मतदान होते हैं, प्रस्ताव जो आता है प्रस्ताव के लिए तो है ना। पता है लोक महत्व के किसी मामले पर है ना बिना पीठासीन अधिकारी की स्वीकृति के बिना बहस नहीं की जा सकती। आप सभी जानते हो चाहे वो प्रस्ताव कैसा भी हो, बात कैसी हो, लेकिन अगर पीठासीन अधिकारी ने परमिशन नहीं दी अभी तो उस पर बहस नहीं कर सकते हो, है ना। जब वो परमिशन दे देंगे उसके बाद ही आप बहस स्टार्ट करोगे, उसके बाद ही बहस करोगे, है ना। तो कई विषयों पर क्या होता है अपना मत या निर्णय किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा लाए गए प्रस्तावों को स्वीकृति या अस्वीकृति करके देते हैं। तो निर्णय क्या देंगे पीठासीन अधिकारी जी। मान लो कोई मंत्री लाया, या देखिए सिंपल सी बात है कि किसी भी विषय पर बहस तब तक नहीं होगी जब तक कि पीठासीन अधिकारी ने इजाजत नहीं दी होगी, स्वीकृति नहीं दी होगी। अब कोई प्रस्ताव है जो मंत्री लेके आए हैं या कोई गैर मंत्री लेके आए हैं, उस पर बहस तभी शुरू होगी जब या तो सभापति जी ने क्या कह दिया होगा, पीठासीन अधिकारी ने क्या कहा होगा कि क्या कहते हैं ये स्वीकार है या अस्वीकार है। कुछ तो बोलेंगे उन्होंने, कुछ तो अपना निर्णय दिया होगा, उन तक बात पहुंची होगी, उसके बाद उन्होंने किया अब भैया तुम बहस करो, उसके बाद ही बहस स्टार्ट होगी। बेसिकली जब तक उनको उनकी नॉलेज में ये बात नहीं हो जाएगी, उनको ये बात पता नहीं चल जाएगी, तब तक ये इस पर बहस नहीं, वो अपना जब तक निर्णय नहीं देते, चाहे स्वीकार कर दें चाहे अस्वीकार कर दें, तभी आप बहस शुरू कर सकते हो। आप इन द सेंस कि दोनों ही सदनों के सदस्य, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि प्रस्ताव कितने कितने प्रकार के होते हैं, है ना। महत्वपूर्ण प्रस्ताव होते हैं एक तो आपके महत्वपूर्ण प्रस्ताव, ठीक है, लिख लीजिए, ठीक है। दूसरा प्रस्ताव कौन होता है, 4 प्रस्ताव होंगे, स्थानापन्न प्रस्ताव, है ना, स्थानापन्न प्रस्ताव, अभी बताऊंगी कि क्या क्या होते हैं। फिर क्या होता है पूरक प्रस्ताव, है ना। जहां दिक्कत आ रही होगी प्लीज आस्क मी, आई एम हियर टू एक्सप्लेन ऑल दीस क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसके हम पार्ट्स पढ़ लेते हैं। सहायक प्रस्ताव, है ना, स्थान लेने वाला प्रस्ताव, सहायक प्रस्ताव, स्थान लेने वाला प्रस्ताव, ठीक है। और कौन सा प्रस्ताव होता है तीसरा, संशोधन, है ना। मतलब तो आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, नहीं समझ आ रहा होगा तो हम नहीं समझाने के लिए, है ना। चलिए इसमें आप समझते हो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मामले आते होंगे महत्वपूर्ण प्रस्ताव में, है ना। जैसे राष्ट्रपति के खिलाफ कुछ बात हो गई हो, राष्ट्रपति के खिलाफ क्या करते हो, महाभियोग करते हो, महाभियोग, है ना। महत्वपूर्ण प्रस्ताव की बात हो रही है ना। लेट मी चेक इज इट विजिबल और नॉट। नाउअडेज दिस इज माय ड्यूटी। ओके ऑलमोस्ट संशोधन वाला नहीं दिख रहा है, बस स्थान लेने वाला प्रस्ताव के नीचे लिखा है एक संशोधन, ठीक है। पूरक प्रस्ताव में 3 है, सहायक प्रस्ताव, स्थान लेने वाला प्रस्ताव और संशोधन प्रस्ताव, ठीक है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग करना हो या निर्वाचन आयोग को हटाना हो, ये कैसी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ना, निर्वाचन आयोग को हटाना। तो ये सारे प्रस्ताव जो है ये लाए जाएंगे, संसद में ही लाए जाते हैं, है ना। तो संसद में कैसे लाए जाएंगे, महत्वपूर्ण प्रस्तावों के तहत, है ना। जब अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आता है जिसमें राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग है या फिर आपके निर्वाचन आयोग को हटाने की बात की गई है, तो ये सारे प्रस्ताव किसमें आते हैं, महत्वपूर्ण प्रस्तावों में आते हैं, है ना। स्थानापन्न प्रस्ताव से तो आप समझ ही रहे हो कि इसका क्या मतलब होगा, कोई ऐसा प्रस्ताव जो किसी मूल प्रस्ताव का स्थान ले, है ना। कोई प्रस्ताव जो किसी मूल प्रस्ताव का स्थान ले, स्थापन है ना, दूसरे का स्थान लेना, प्रस्ताव का स्थान ले, है ना।
बहुत सिंपल आ रहा होगा, कोई स्थानापन्न वाला सीधे समझ आ रहा होगा ना। ऐसा प्रस्ताव जो मूल प्रस्ताव का स्थान लेता है ना। और अगर ये वाला प्रस्ताव आपको स्वीकार हो गया तो ये वाला प्रस्ताव क्या होगा, स्थगित हो जाएगा है ना। अगर ये वाले को स्वीकार्यता मिल गई, जो मूल स्थान की जगह पे नया आया है, तो मूल वाला क्या होगा, स्थगित हो जाएगा ना। ये तो मतलब हुआ। चलिए अब पूरक प्रस्ताव क्या होते हैं। पूरक प्रस्ताव भी आपके 3 तरह के हैं, है ना। पूरक प्रस्ताव देखिए अपने आप में कोई स्वतंत्र कुछ नहीं है, ये अपनी इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये जब तक इसका कोई मूल प्रस्ताव ना हो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मूल प्रस्ताव ना हो तब तक कोई महत्वता नहीं है, एक तरह से महत्वता नहीं। कैसे, इसके 3 सिचुएशंस आ गई हैं। कैसे मतलब ये कैसे इन चीजों को इस कंडीशन को कैसे फुलफिल करेगा, उसके लिए 3 बातें हैं ना। मतलब ये जो पूरक प्रस्ताव है सदन में तब तक पारित नहीं किया जा सकता है जबकि इसके मूल प्रस्ताव का संदर्भ ना हो, है ना। इसको तब तक आप संविधान में नहीं ला, संसद में नहीं पारित कर सकते हो जब तक मूल प्रस्ताव ना हो इसके पीछे कोई, है ना। तो उसके लिए क्या क्या है, जैसे कि सहायक प्रस्ताव है आपका, है ना। इसे नियमित प्रक्रिया के रूप में विभिन्न कार्यों के संपादन में इस्तेमाल किया जाता है। यह स्थान लेने वाला प्रस्ताव, इसे वाद विवाद के दौरान किसी अन्य मामले के संबंध में लाया जाता है ना। ये मूल प्रस्ताव के केवल भाव को परिवर्तित या स्थान लेने के लिए लाया जाता है, जो संशोधन वाला है। ये 3 चीजें बेसिकली जो पूरक प्रस्ताव है, वो पूरक प्रस्ताव आप सदन में तभी ला सकते हो जब तक कि उसका कोई मूल प्रस्ताव ना हो। मूल प्रस्ताव में कैसे क्या कंडीशंस हैं, सहायक प्रस्ताव हो कोई, स्थान लेने वाला प्रस्ताव हो कोई, या फिर कोई संशोधन का प्रस्ताव हो। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ डिफिकल्ट जैसा कुछ है नहीं। As I always said that it is very easy and very simple class, so as you can find this. अगर कुछ दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ आ रही हो तो फटाफट से बता दीजिए, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट करे, बिना हेजिटेट करे। चलिए अब पढ़ते हैं हम कटौती प्रस्ताव, ठीक है। कटौती प्रस्ताव आप सभी जानते हैं कि संसद में क्या होता है, संसद में कुछ मतलब एक प्रस्ताव है जिसका नाम है कटौती प्रस्ताव। और इस प्रस्ताव में कौन कौन से प्रस्ताव होते हैं, जैसे कि आपका आ गया साधारण कटौती आ जाएगा, है ना। एक साधारण कटौती प्रस्ताव है, साधारण कटौती। चलिए मैं यहां से लिखती हूँ, कंगारू कटौती, है ना। साधारण कटौती, कंगारू कटौती, गिलोटिन प्रस्ताव, है ना। ये कटौती प्रस्ताव है, चाहे फिर वो साधारण कटौती हो या फिर कंगारू कटौती हो या फिर आपका गिलोटिन प्रस्ताव हो या फिर घटकों में कटौती हो, है ना। समझ गए आप सभी लोग। कटौती प्रस्ताव है जो कि सदन में होता है, जो कि संसद में होता है। ये 4 प्रकार के प्रस्ताव होते हैं, जैसे घटकों में कटौती हो गया, गिलोटिन प्रस्ताव हो गया, साधारण कटौती हो गई, है ना, कंगारू कटौती हो गई। 4 प्रकार के प्रस्ताव होते हैं, ठीक है। जो कौन से प्रस्ताव कहलाते हैं, कटौती प्रस्ताव, ठीक है। जो साधारण कटौती का प्रस्ताव होता है ये किसी सदस्य द्वारा रखा जाएगा ना, किसी सदस्य द्वारा, क्या बोलते कि पूर्ण चर्चा हो चुकी है ना, पूर्ण चर्चा हो चुकी, किसी सदस्य द्वारा रखा जाएगा कि पूर्ण चर्चा हो चुकी है, अब मतदान होना है, ठीक है। अब मतदान बाकी है, अब मतदान होना है, इतनी सी बात होती है इस प्रस्ताव में। क्या मतदान होता है, किसी सदस्य द्वारा ये प्रस्ताव रखा जाता है, क्या बोल के रखा जाता है कि इस पर पूर्ण चर्चा हो चुकी है, इस पर पहले से चर्चा हो चुकी है और अब क्या करना है, इस मामले पर पर्याप्त चर्चा होने के बाद इसे मतदान के लिए रखा जाएगा, यानी कि अब इस पर मतदान होगा, ठीक है। घटकों में कटौती में क्या है कि कंगारू कटौती, अच्छा कंगारू कटौती में क्या है, इस प्रकार के प्रस्ताव में केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस और मतदान होता है और शेष खंडों को छोड़ दिया जाता है। मतलब महत्वपूर्ण खंडों पर बात होगी, पूर्ण खंडों पर मतदान होगा, शेष को छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। छोड़ने का क्या मतलब है कि उसे पारित मान लिया जाएगा,
शेष को छोड़ दिया जाएगा, पारित मान लिया जाएगा, ऑटोमेटिक पारित मान लिया जाएगा। ठीक है, क्या मान लिया जाए, इस पे क्या होगा, जो महत्वपूर्ण खंड होंगे आप समझ लीजिए कि कंगारू कटौती प्रस्ताव क्या होता है। एक्चुअली ये सारे कटौती कटौती जो लिखा है प्रस्ताव है, पर इन्हीं कटौती वाले प्रस्ताव में कैसे इसको मान लिया गया, किसी सदस्य ने पेश किया और बोला कि जी इस पर चर्चा हो चुकी है, मतदान होने। ठीक है, इस पे क्या होगा, महत्वपूर्ण खंड पर ही सिर्फ बाद में विचार विमर्श किया गया, चर्चा की गई और शेष खंड को छोड़ दिया गया। ऑटोमेटिकली मतलब मतदान इसी को है ना, सिर्फ महत्वपूर्ण खंड पे, और बाकी को छोड़ दिया गया, उसको ऑटोमेटिक ही पारित मान लिया गया। ठीक है, अब कौन सा प्रस्ताव बचता है आपको, घटकों में कटौती। इसमें होता है आपके संपूर्ण भाग पर मतदान। ठीक है, इसमें होता है संपूर्ण भाग पर मतदान। और अभी क्या बचा आपका गिलोटिन प्रस्ताव। गिलोटिन प्रस्ताव में ऐसा प्रस्ताव है जब किसी विधेयक या संकल्प की किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती है तो उस पर मतदान से पूर्व चर्चा कराने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, जैसे कि ये गिलोटिन प्रस्ताव ऐसा, जब कोई प्रस्ताव आया उस पर चर्चा नहीं हो पाई, पूर्व चर्चा नहीं हुई, पूर्व चर्चा न होने पर, ना हो पाने पर मतदान से पहले चर्चा हो, है ना, समझ लो। गिलोटिन प्रस्ताव ऐसा, जब कोई भी प्रस्ताव आया उस पर पूर्व चर्चा तो नहीं हुई लेकिन मतदान से पहले उस पर चर्चा हो जाए, तो ये क्या है, प्रस्ताव रखा जाए बेसिकली कि इस पर चर्चा हो जाए, पहले चर्चा होने का प्रस्ताव, ऐसे लिख दो, अच्छा लगेगा। अगर आप घर पे भी पढ़ रहे होगे तो आपको समझ आया जाएगा कि ये सवाल का जवाब कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो ये चार आपके कटौती प्रस्ताव हो गए। अब अगला टॉपिक क्या होना चाहिए आपका, विशेषाधिकार प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, है ना, ये तो कटौती था। अब विशेषाधिकार प्रस्ताव, छोटे छोटे से हैं अधिकार प्रस्ताव, ठीक है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ठीक है, ठीक है। विशेषाधिकार प्रस्ताव कौन कौन से होते हैं आपके, ये कोई मंत्री जब क्या करता है, संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन, मंत्री द्वारा संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन, है ना, मतलब जो आपके मंत्री हैं उनको जो संसद की तरफ से कुछ विशेषाधिकार मिले हैं, अगर उनका उल्लंघन कर रहे हैं, कुछ गलत प्रयोग कर रहे हैं, जैसा करना है वैसा नहीं कर रहे हैं, जैसा नहीं करना है वैसा कर रहे हैं, तो क्या है, उल्लंघन है ना, जैसे नियमों का उल्लंघन होता है, ऐसे ये भी क्या है, संसद के जो विशेषाधिकार हैं कुछ नियम, कुछ अधिकार, कुछ उत्तरदायित्व के साथी तो हैं, तो उनका अगर उल्लंघन हो रहा है तो उस सिचुएशन में अगर कोई प्रस्ताव आएगा तो क्या होगा, वो उसे क्या बोला जाएगा, उसे विशेषाधिकार प्रस्ताव बोला जाएगा। कैसे, ये किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जब सदस्य यह महसूस करता है कि सही तथ्यों को प्रकट नहीं कर या गलत सूचना देकर किसी मंत्री ने सदन या सदन के एक अधिक सदस्यों को विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया। वही बात है ना, जब ये कौन लाएगा प्रस्ताव, कोई संसद का एक सदस्य ही लाएगा, है ना, कोई सदस्य संसद का ही होगा ज्यादा, वो सदन का सदस्य ऐसे लिखते हैं, है ना, कोई सदन का सदस्य प्रस्ताव लाएगा, है ना, कब लाएगा, वो उसको लगेगा कि इस व्यक्ति ने, इस मंत्री ने जो किया है उसने क्या किया है, कुछ गलत सूचना दी है या कुछ गलत चीज की है, कोई ऐसे नियम तोड़े हैं, तो उस सिचुएशन में उसको लगेगा कि इसने क्या किया है, विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया है, और ऐसे में क्या करेगा, वो ऐसा वाला प्रस्ताव लाएगा जिस प्रस्ताव को क्या कहा जाएगा, विशेषाधिकार प्रस्ताव। ठीक है, लाएगा कौन, कोई सदन का सदस्य ही लाएगा, ये भी है ना, किसके लिए लाएगा, किसी मंत्री द्वारा किए गए संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन करने पर कौन लाएगा, कोई सदन का सदस्य ही ये प्रस्ताव लाएगा। ठीक है, इस प्रस्ताव को क्या बोला जाएगा, विशेषाधिकार प्रस्ताव। ठीक है, अब क्या है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। अच्छा, इसमें क्या करेगा, कोई सदस्य, मान लो कोई सदस्य है, ठीक है, कोई सदस्य पीठासीन अधिकारी
अधिकारी, है ना, से स्वीकृति लेकर किसी मुद्दे की तरफ, है ना, कोई भी मुद्दा हो, किसी मुद्दे की तरफ, किसी विशेष मुद्दा होगा, जाहिर सी बात है, इसको लग रहा था कि इनका ध्यान आना चाहिए मंत्री जी का ध्यान नहीं आ रहा है, तो व्यक्ति क्या करेगा, संसद का सदस्य पहले पीठासीन अधिकारी जी से परमिशन लेगा, इजाजत लेगा, स्वीकृति लेगा, उसके बाद क्या करेगा, उस मंत्री का ध्यान आकर्षित करेगा उस मुद्दे की तरफ, किसी मुद्दे की तरफ किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित करना, है ना, ध्यान आकर्षित करना। इज इट ओके? कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ? और ये कब से है? ये 1954 से अस्तित्व में है, 1954 से अस्तित्व में है ना, ये भी लिख लो, बाय चांस पूछ ले कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कब से है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1954 से है, ठीक है। स्थगन प्रस्ताव, आप सभी जानते हैं स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, बैठक को रोकने, है ना, स्थगन प्रस्ताव। मेरे लगता है should I check is it visible or not? स्थगन प्रस्ताव, ठीक है, हेडिंग डालिए स्थगन प्रस्ताव, यहाँ पे दिख नहीं रहा, नीचे डालती हूँ थोड़ा सा। बैठक का भी स्थगन हो सकता है और पूरे सत्र का भी स्थगन हो सकता है। बैठक का स्थगन क्या होता है कि एक बैठक को समाप्त किया जाएगा, सत्र का मतलब है कि पूरे के पूरे सत्र को समाप्त करने के लिए स्थगित किया गया है, ठीक है। बैठक एक दिन में 2 बार होती है, सत्र तो पूरा कई दिनों का चलता है। तो स्थगन प्रस्ताव, चलिए ये क्या है, सदन की कार्यवाही समाप्त करने के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव है ना, जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा, सदन की कार्यवाही स्थगित होगी, सदन की कार्यवाही स्थगित करने का प्रस्ताव। अब कोई भी प्रस्ताव ऐसी तो स्थगित, ऐसी तो पारित नहीं हो जाएगा संविधान संसद में, तो क्या होगा, इसके लिए इनको क्या चाहिए होगा, कम से कम 50 व्यक्तियों का समर्थन चाहिए होगा, कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए होगा इस प्रस्ताव को लाने के लिए, ठीक है। अगर 50 व्यक्तियों ने, 50 संसद के सदस्यों ने इस प्रस्ताव में हामी भर दी, तभी वो प्रस्ताव लाएंगे। वो प्रस्ताव क्या होगा कि सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाए, सदन की कार्यवाही पर रोक लगा दी जाए, ठीक है। अब क्या है, ये प्रस्ताव दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, है ना, दोनों सदनों में, राज्यसभा प्लस लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राज्यसभा ही स्थगित हो सकती है, लोकसभा भी हो सकती है, मतलब लोकसभा में भी इसको पेश किया जा सकता है। वैसे राज्यसभा क्या है, राज्यसभा कंटिन्यू चलने वाली स्थायी सदन है, ठीक है। लोकसभा बीच बीच में भी विघटित होती रहती है, पेश किया जा सकता है, पर ये पेश दोनों जगहों पे किया जा सकता है, मीनवाइल इट इज राज्यसभा और लोकसभा नो मैटर, तो ये प्रस्ताव दोनों ही सदनों में पेश किया जा सकता है। ये बात क्लियर हो गई, 50 सदस्यों को आपको सहमति भी चाहिए, है ना। और क्या है, सदन का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है, ये भी बात है, सदन का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई मंत्री ही होना चाहिए। इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है, ध्यान से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, इतनी इजी वे में कोई नहीं बताएगा जैसा कि आपको यहाँ बताया जा रहा है, इसलिए बहुत अच्छे से कोशिश करना कि पढ़ ले, है ना।
इतना हाई लैंग्वेज में नहीं पढ़ाया जा रहा क्योंकि आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा अगर आप पहली बार इसको पढ़ रहे हो तो भी। सदन में कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है और किसी भी सदन में किया जा सकता है। दो बातें क्लियर हो गई। अच्छा, स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा का जो समय है वो कम से कम 2.5 घंटा है, ये याद रखना। स्थगन प्रस्ताव पर कम से कम 2.5 घंटे चर्चा होगी। 2.5 घंटे की चर्चा होगी, इससे कम की नहीं हो सकती, इससे कम नहीं। इज इट क्लियर? ठीक है। स्थगन प्रस्ताव की कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं, तो भी पढ़ लेते हैं। चलिए संसद चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो क्या है आपका क्या होना चाहिए अभी जो प्रस्ताव है हमारा, क्या पढ़ने जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अच्छा, स्थगन प्रस्ताव की सीमाएं है ना, स्थगन प्रस्ताव की सीमाएं पढ़ते हैं। ठीक है, आई डोंट नो यहाँ से दिखेगा नहीं दिखेगा, मैंने लिख लिया यहाँ पे, यहाँ लिखते हैं थोड़ा सा, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। स्थगन प्रस्ताव की सीमाएं, स्थगन प्रस्ताव की सीमाएं देखिए क्या है, किन किन क्या ऐसे हालात होंगे जब कार्यवाही स्थगित होगी। तो पहली बात उन मुद्दों के लिए होगी, मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हो, मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हो अगर, है ना, अगर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे हो तभी उन मुद्दों के लिए क्या किया जाएगा, आपकी जो कार्यवाही है वो उस समय स्थगित की जाएगी, है ना, जो अत्यंत जरूरी होंगी, लोक महत्व के होंगे। पहली बात है ना, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हों, लोकहित के लिए हो, लोकहित के हों, अत्यंत जरूरी हो, है ना। और एक और कमी क्या है, एक से अधिक मुद्दे नहीं उठा सकते हो, है ना, एक से अधिक मुद्दे नहीं। ऐसा नहीं है कि आप 2-4 मुद्दों को साथ में लेके और उसके लिए स्थगित करा दे सदन, नहीं, एक से अधिक मुद्दे को शामिल नहीं किया जाएगा, है ना। और क्या है, इसके माध्यम से वर्तमान घटनाओं के किसी महत्वपूर्ण विषय को भी उठाया जा सकता है, ना कि सामान्य विषय को। ठीक है, वर्तमान समय के महत्वपूर्ण विषय को, वर्तमान समय के महत्वपूर्ण विषय, सामान्य विषय को नहीं। ठीक है, ठीक है, सामान्य विषय को नहीं। पहली बात, वर्तमान समय में ही और मुद्दा हो, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अच्छा नहीं कि 4 साल पहले का कोई मुद्दा के लिए आप स्थगन करवा देंगे, नहीं हो पाएगा। वर्तमान समय में ही अगर वो मुद्दा है और इम्पोर्टेंट है तो। और क्या है, विशेषाधिकार हो, है ना, इसके माध्यम से क्या होता है कि विशेषाधिकार वाले जो बातें हैं ना, जैसे कि विशेषाधिकार के प्रश्न है ना, उनको नहीं उठाया जा सकता है इसके माध्यम से, सीधी सी बात है। विशेषाधिकारों के प्रश्नों को नहीं उठाया जाता, प्रश्नों को नहीं उठाया जा सकता है। ये क्या है, लिमिटेशंस है, बाउंड्रीज हैं, कमियां बोल सकते हैं कोई लोग, नहीं उठाया जा सकता। ठीक है, अभी मेरे ख्याल में जब मणिपुर वाला जब केस हुआ था उस समय स्थगन की बात हुई थी। ठीक है, क्योंकि मणिपुर वाले बात पे डिस्कशन करना था, काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा भी था, करंट का मुद्दा भी था, है ना। अच्छा, किसी ऐसे मुद्दे पर बात नहीं होगी जिस पर चर्चा उसी सत्र में हुई हो, किसी ऐसे मुद्दे पर चर्चा नहीं जिस पर इसी सत्र में चर्चा हुई हो,
चर्चा हुई हो। सिंपल सी बात है, जो सत्र चल रहा हो अगर उसी सत्र में उस विषय के बारे में चर्चा हो चुकी है ऑलरेडी, तो उस मुद्दे को आप स्थगन के जरिए नहीं उठा सकते हो। सिंपल सी बात है, अगर उसी सत्र में उसकी चर्चा हो चुकी है। अच्छा, कोई ऐसा मुद्दा भी नहीं जो न्यायालय के विचाराधीन हो, जो न्यायालय के विचाराधीन हो उस मुद्दे को भी नहीं उठाया जा सकता स्थगन के द्वारा, जो न्यायालय के द्वारा विचाराधीन हो। उसे भी स्थगन के द्वारा नहीं उठाया जा सकता। दिख रहा है? कमेंट करते रहिए अगर दिख रहा है तो, ठीक है। और एक और बात है, अगर किसी और जरिए से उस मुद्दे को उठाया गया है, पहले किसी और प्रस्ताव के जरिए वो मुद्दा उठ चुका है, तो वो स्थगन के जरिए दोबारा से नहीं उठेगा, ठीक है। अगर किसी और तरीके से वो प्रस्ताव पहले लाया जा चुका है, तो अब इसके माध्यम से नहीं लाया जाएगा, ठीक है। अब एक और बात करिए, लगे हाथ, अविश्वास प्रस्ताव। आपको पता है कि जो अनुच्छेद 75 है वो क्या कहता है कि यहाँ पे क्या है, लोग कैसे ये सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। हमने पढ़ा था, कुछ ऐसी चीज पढ़ी थी कि अनुच्छेद 75 हमसे क्या कह रहा है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी। हम पढ़ चुके हैं पहले, है ना। अनुच्छेद 75 क्या कहता है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, उत्तरदायी है, ठीक है। आई बात समझ में? मंत्रिपरिषद क्या है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, यानी कि जब तक बहुमत रहेगी, तब तक ही ये चलेगा, है ना। अविश्वास प्रस्ताव तब तक ही नहीं लाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया ना, सामूहिक रूप से उत्तरदायी। इसका अभिप्राय क्या है, मंत्रिपरिषद तभी तक है जब तक कि उसे सदन में बहुमत प्राप्त है, यानी कि जब तक बहुमत रहेगी तब तक मंत्रिपरिषद रहेगी, सीधी सी बात है। आई बात समझ में? अविश्वास प्रस्ताव में कोई डाउट है? अविश्वास प्रस्ताव का मतलब ही यही है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, यानी कि मंत्रिपरिषद तब तक रहेगी जब तक कि उसे बहुमत प्राप्त रहेगा। बहुमत हटते ही बहुमत खत्म, खेल खत्म, मंत्रिपरिषद खत्म, ठीक है। आई बात समझ में? हाँ, इसका एक और बात है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को हटा सकती है ना, लोकसभा मंत्रिपरिषद हटा सकती है। मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटा सकती है। इसके लिए 50 लोगों की सहमति चाहिए होगी, 50 लोगों की सहमति होगी, सहमति चाहिए होगी बस, ठीक है। क्या करेगी लोकसभा, मंत्रिपरिषद हटा देगी अविश्वास प्रस्ताव लाके। ऐसा कैसे होगा, जब 50 लोग उसकी बात से सहमत होंगे। 50 लोग कम से कम सहमत होने चाहिए, ठीक है। मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाने की प्रस्ताव में समर्थन 50 व्यक्तियों का होना चाहिए। अब पढ़ लें विश्वास प्रस्ताव, आज ही पढ़ लेंगे ये सब। चैप्टर है बड़ा है काफी, या कल खत्म करें चैप्टर को, नहीं हो जाएगा खत्म। टाइम देखते हैं पहले, उस हिसाब से डिसाइड करते हैं। टाइम देखते हैं फिर डिसाइड करते हैं।
चलिए फिर आज की क्लास में ओवर करते हैं अविश्वास प्रस्ताव के टॉपिक के साथ। अगर कुछ भी समझ नहीं आया, कोई भी दुख दर्द तकलीफ, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही हो, देन प्लीज कमेंट, आई विल आंसर, आई विल प्रोवाइड ऑल द प्रॉब्लम, आई विल प्रोवाइड ऑल द सॉल्यूशंस व्हिच आई कैन डू। तो हाँ, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें और साथ के साथ जिंदगी में कोई भी ऐसा काम न करें कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी इंसान, किसी भी जानवर को आपकी वजह से किसी भी तरह का हार्म हो, यानी कि इमोशनली, फिजिकली, मेंटली आप किसी भी की दुख दर्द तकलीफ की वजह ना ही हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू।